हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि राइस और व्हीट दो जो मेजर क्रॉप थी मैं कंप्लीट कर दिया टोटल हिंदी में, और आज का हमारा तीसरा लेक्चर है शुगर केन। 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, जुखाम उखाम हो गया था तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं कहा कि 2 दिन इंतज़ार कर लूँ, फिर आपके सामने आता हूँ। तो आज ठीक ठाक है। तो आज का टॉपिक हमारा है शुगर केन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, जो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट के माध्यम से अपना व्यू ज़रूर दें। भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, अगर कोई कमी है या कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जैसा कि ऑफलाइन बैचेज यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप यूजी की तैयारी, बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कानपुर आ सकते हैं। बाकी अगर यूट्यूब के माध्यम से जैसे आप पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ते रहिए, आप पेपर देने के बाद कानपुर आइए, वो आपके ऊपर है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाता है। और हाँ, एक बात और कि जैसे जो हमारा यूट्यूब चैनल विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी और टेलीग्राम चैनल हमारा जो है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, उसको ज्वाइन करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चन मिलता है, आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो मिलेगा, जितना वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ इसका टेलीग्राम पे मैं PDF पूरा मैटर भी दे देता हूँ। आप उसको वहाँ से लेके सारा नोट्स बना लीजिए अच्छे से और पढ़िए। बाकी कोई भी बात हो, हमारा नंबर जो है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने बोला कि आज का टॉपिक क्या है, शुगर क्रॉप की बात करेंगे। तो शुगर क्रॉप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, आपकी शुगर केन है। तो उसी पे चर्चा करेंगे। चलिए शुगर केन की बात करेंगे। तो शुगर केन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है भाई, शुगर पर्पस में भी और कैश क्रॉप में भी। कैश क्रॉप की बात आती है तो शुगर केन कैसी क्रॉप है, कैश क्रॉप है। तो एक एक करके हम देखते हैं इसमें। जैसे कि अगला हमारा है क्या, बोटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम। तो यहाँ पे लिखा है सैकेरम स्पीसीज। यहाँ पे क्या लिखा है, सैकेरम स्पीसीज। आप इसको सही कर सकते हो, यहाँ पे डबल P होता है। तो सैकेरम स्पीसीज की बात अगर होगी तो सैकेरम स्पीसीज अगर कहीं भी स्पीसीज लगा है तो इसका मतलब क्या है, इसके और कई स्पीसीज होंगे। ठीक है, अभी एक एक स्पीसीज के बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे जो सैकेरम लिखा है तो सैकेरम पूछा जाता है किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया। किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया। अगला देखते हैं। अगला इसका क्या आएगा, टुयन आएगा। एक मिनट, बात करेंगे इसके क्रोमोसोम कुल की बात करेंगे। इसका कुल क्या होता है, कुल की बात करेंगे। इसका कुल होता है पोएसी या ग्रेमनी, या आप एक और कह सकते हो ग्रास फैमिली। सबसे पुराने की बात करेंगे तो क्या होगा, ग्रास फैमिली। आज के डेट में पोएसी, इससे पहले क्या चल रहा था, ग्रेमनी चल रहा था। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं इसका गुणसूत्र। गुणसूत्र कितना होता है, 80 होता है। देखिए अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। ये 80 की बात अगर कर रहा है तो जो नोबलाइज्ड केन है, जो नोबलीकृत गन्ना है, उसका टुयन कितना है, 80 है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए अभी क्लासिफिकेशन की बात आएगी आगे, तो वहां पे एक एक गन्ने के बारे में बताएंगे। देखिए भारतवर्ष में गन्ना का प्रमुख स्रोत है, किसका स्रोत है, शर्करा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, किसका स्रोत है, शर्करा का। जैसे मान लीजिए भारत में 100% शक्कर मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, तो उसमें से 78.2% कौन देता है, आपका गन्ना देता है। बाकी शर्करा और किससे बनाई जाती है, चुकंदर से बनाई जाती है, स्वीट सोरघम से बनाई जाती है, मोस्टली अमेरिका में बनाई जाती है। तो ये 3 क्रॉप ऐसी हैं जिससे शुगर प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम शुगर प्रोडक्शन किससे होता है, आपके शुगर केन से होता है। गन्ना एक नकदी फसल है,
कैश क्रॉप आप जानते हो जिसका संबंध फील्ड टू मार्केट होता है कि फील्ड से डायरेक्ट मार्केट में ले जाके सेल कर देते हैं। गन्ना आप देखिए क्या करते हो, अपने खेत से डायरेक्ट शुगर मिल में ले जाते हो कि नहीं, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं। देश में गन्ना कृषि उत्पादन का सकल मूल्य लगभग है कितना, 7.5%। अब जीडीपी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जीडीपी क्या होता है। देखिए जीडीपी की बात करेंगे तो मान लीजिए भारत के पास 100 रुपए का इनकम हो रहा है, तो उसमें से कितना 19% किसका है, एग्रीकल्चर के। कहने का मतलब अगर 100 रुपए की अर्निंग हो रही है, 100 रुपए आ रहा है, तो उसमें से 19 रुपए किससे आता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आता है। ठीक है, अब इस 19% का 7.5% किसका है, आपके गन्ने का है। जैसे एग्रीकल्चर बहुत सारे आते हैं भाई, एनिमल भी आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन भी आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में भी बहुत सारे आते हैं, गेहूं, व्हीट, राइस, अलग अलग। तो इस 19 को 100 बना लोगे तो 100 का 7.5% क्या है, आपका गन्ना है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 35 से 55% भाग किसमें यूज करते हैं, शक्कर बनाने में। 40 से 45% भाग किसमें यूज करते हैं, गुड़ बनाने में। और 3 से 4% भाग किसमें यूज करते हैं, राब बनाने में। राब आप जानते हो जानवर को भी खिलाया जाता है और हम लोग भी इसको शरबत बना के पीते हैं। ठीक है, और 17 से 18% किसमें यूज करते हैं, चूसने में यूज करते हैं। किसमें, चूसने में यूज करते हैं। देखिए चीनी कारखानों में 100 टन गन्ने से औसतन प्राप्त होता है। ये भी आपके दिमाग में आएगा कि क्या प्राप्त होता है। तो एक एक चीज देखिए भाई, कारखाने में क्या बनाया जाता है, शक्कर बनाया जाता है। तो शक्कर कितना होता है 100 टन में, 10 टन शक्कर होता है, 3 टन मड होता है, 30 टन खोई होता है और 4 टन सीरा होता है। तो एक एक करके देख लीजिएगा। शक्कर आप समझ गए होंगे जिसको शुगर बोलते हैं। मड क्या होता है, एक बायो फर्टिलाइजर भी बोल सकते हो उसको, क्या जैव उर्वरक भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, जब आप आजकल देखते हैं कि गन्ना आप मिल में ले जाते हो तो मिल वाले क्या देते हैं, आपको खाद देते हैं, बोरी में काली काली होती है, तो उसको किसान ला के अपने गन्ने के खेत में या अपने फील्ड में डालता है। ठीक है, तो पूछा जाता है मड का उपयोग किस प्रकार की मृदा को सुधारने में किया जाता है। तो अम्लीय मृदा को सुधारने में किया जाता है। जैसे अम्लीय मृदा जिसका पीएच 7 से कम होगी, उसमें मड डालकर उसका पीएच न्यूट्रल किया जा सकता है। बात समझ गए कि नहीं। तो अम्लीय मृदा के सुधारक के रूप में क्या डाला जाता, मड डाला जाता। बहुत पूछा जाता है, इसको आप लिख लीजिएगा। खोई आप जानते हैं, खोई का काम क्या होता है, पेपर ऊपर बनाने में काम किया जाता है, गांव में इसको जलाते उलाते हैं। सीरा से अल्कोहल बनाते हैं, सिरका उरका बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप शक्कर बनाने का प्रोसेस सब अडॉप्ट करते हो, इतनी सारी चीजें वहां पे मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया एक एक करके आप लिखते जाना, गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। क्या है, अब बात करेंगे उत्पत्ति एवं विवरण की। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन किसका है, ब्राजील का। तो कहीं कहीं बुक में आपको मिलता है कि क्षेत्रफल की बात करेंगे, किसकी, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहां पे इंडिया आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, इंडिया आ जाता है। उत्पादन ब्राजील का ही है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा भाई। देखिए दोनों मिलता है, लेकिन आप अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इंडिया, उत्पादन की बात करेंगे क्या होगा, ब्राजील, उत्पादकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आएगी कि उत्पादन उत्पादकता में डिफरेंट क्या होता है। देखिए उत्पादकता का मतलब ये हो जाएगा पर हेक्टेयर उत्पादन। कहने का मतलब जैसे कि आपके घर में 20 रोटी बन रही है, तो आप पूछा जाए कि आपके घर में टोटल रोटी कितनी बनी, तो कहोगे 20। लेकिन अब खाने वाले कितने हैं, खाने वाले 5 लोग हैं, तो एवरेज एक पर्सन कितना रोटी खाया, तो आप क्या कहोगे, 4। ठीक है, लेकिन कोई 4 खाया होगा, कोई 6 भी खा लिया होगा, खाया होगा कि नहीं, कोई 2 ही खाया होगा। लेकिन ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं तो ऑन एवरेज कितना हुआ, 4 हुआ। बात समझे कि नहीं भाई, 5 पर्सन थे, 20 रोटी बनी थी, एवरेज कितना पड़ी, 4 पड़ी। लेकिन अब कम ज्यादा हुआ होगा ना, तो वही चीज हो रहा है कि टोटल प्रोडक्शन की बात होगी ब्राजील होगा, लेकिन एवरेज की बात करेगी तो एवरेज प्रोडक्शन किसका सबसे ज्यादा है, इजिप्ट का। अगर मान लीजिए कि ब्राजील का कल्टीवेटेड एरिया बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे प्रोडक्शन ओवरऑल ज्यादा हो रहा है।
अब इजिप्ट में कल्टीवेटेड एरिया कम है लेकिन पर हेक्टेयर उत्पादन इसका ज्यादा है, तो इतना आप समझ गए होंगे। और भारत की बात करेंगे, भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों किसका सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश का है। उत्पादकता किसका सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु का है। ठीक है, अब देखिए गन्ना प्रोडक्शन आप कर लोगे तो मिल में ले जाओगे, तो मिल की सबसे पहले कहीं ना कहीं स्थापना की गई होगी, तो पूछा जाता है शुगर मिल की सब प्रथम कहां पे स्थापना की गई थी? बंगाल में की गई थी, हुगली नदी के किनारे की गई थी। ठीक है, कितने मिल हैं आज तक? शुगर मिल 732 है। सबसे ज्यादा शुगर मिल किस स्टेट में है? एमएच में है, महाराष्ट्र में। कितने हैं? 195। और दूसरे नंबर पे कहां पे है? यूपी में है। यहां पे कितना है? 155। तो कहने का मतलब शुगर मिल सबसे ज्यादा कहां पे है? आपके महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर यूपी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें भाई आपके सामने है, इसको आप पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे वानस्पतिक विवरण की, एक एक करके अब देख लीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। वानस्पतिक विवरण की बात करेंगे तो पहले यहां पे लिख लीजिएगा, औसतन जो गन्ना होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? जो गन्ने का स्टॉक होता है, जो उसका तना होता है, तने की औसतन लंबाई कितनी होती है? आप लिख लीजिएगा 3.4 मीटर, सॉरी 2.4 मीटर। कितना होता है? 2.4 मीटर एवरेज। इतना माना जाता है कि 2.4 मीटर ऑन एवरेज एक गन्ने की लंबाई होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम जमीन से करेंगे। जमीन में सबसे पहले क्या निकलता है? जब गन्ने की बुआई करते हो रूट निकलता है। क्या निकलता है? रूट निकलता है। तो रूट कहां पे निकलता है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। जब सीड की सोइंग करते हो तो वहां पे मूलांकुर पुलांकुर होता है। मूलांकुर क्या करता है? सीड का डेवलपमेंट करता है। पुलांकुर क्या करता है? स्टेम का डेवलपमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे सीड तो हम लगाते नहीं हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं? उसका स्टॉक लगाते हैं, उसका तना लगाते हैं। तना कैसे लगाते हैं? ऐसे होती है तना, तने में नोड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तने में नोड होते हैं, गांठ होती है। तो गांठ पे क्या होता? आई होती है, बड होती है, कलिका होती है। इसी कलिका, चलिए नोड को बड़ा कर लो, इसके अंदर क्या हुआ? एक कलिका हो गए। इसी कलिका के बाहर चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? ऐसे बिंदी बिंदी आप देखते होंगे, जरा इमेजिन करो गन्ने के टुकड़े पे गांठ के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? ऐसे बिंदी बिंदी करके चारों तरफ डॉट पाए जाते हैं। पाए जाते हैं नहीं? तो ये जो डॉट होती हैं इसको क्या कहते हैं? रूट प्रिमोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट प्रिमोडिया। इसी रूट प्रिमोडिया से क्या निकलती हैं? प्राथमिक जड़ें निकलती हैं, जिसको क्या कहते हैं? सेट रूट कहते हैं। रूट प्रिमोडिया बुआई के 24 घंटे बाद निकलना स्टार्ट कर देती हैं। ये थोड़ी झाल जैसी संरचना होती है, बड़े बारीक होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। तो पूछे जाते हैं कि रूट प्रिमोडिया से कौन सी जड़ें निकलती हैं? सेट रूट निकलती हैं। कितने दिन बाद रूट प्रिमोडिया निकलना स्टार्ट हो जाता है? बुआई के 24 घंटे बाद। अब ये देखिए एक एक जो है इसको रूट प्रिमोडिया कहेंगे, लेकिन इसके पूरे समूह को क्या कहेंगे? रूट बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट बैंड कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो रूट बैंड से कौन सी जड़ें निकलती हैं? सेट रूट, सॉरी क्या? सेट रूट निकलती हैं, प्राथमिक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए जब प्राथमिक जड़ें निकलेगी तो इसी के ऊपर से जब जमाव होगा तो स्टेम बाहर जाएगा, रूट अंदर आएगा। तो जब स्टेम का निर्माण होगा, ठीक है, स्टेम का जब निर्माण होगा तो नोड और इंटर नोड से होता है। तो जो सबसे निचली नोड होती है उसको क्या कहते हैं? बेसल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल नोड कहते हैं। इसी बेसल नोड से क्या निकलती हैं? रूट निकलती हैं। उस रूट को क्या कहते हैं? सूट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट रूट कहते हैं। तो सूट रूट ही आगे चल के क्या बन जाती हैं? परमानेंट रूट बन जाती हैं, अस्थाई जड़ें बन जाती हैं। जब सूट रूट का डेवलपमेंट होता है उससे पहले सेट रूट क्या हो जाती हैं? मृदा में मिल जाती हैं, काम करना बंद हो जाती हैं, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत कम समय तक होती है स्टार्टिंग के लिए। लेकिन जो परमानेंट रूट होती है, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट पानी आगे देती रहेंगी, वो कौन सी रूट होंगी? सूट रूट होंगी। इसी को परमानेंट रूट कहते हैं। तो पूछा जाता है सूट रूट का डेवलपमेंट कहां से होता है? बेसल नोड, मतलब प्लांट के सबसे निचली नोड से
होता है उसी को क्या कहते हैं, बेसल नोड कहते हैं। और सेट रूट का डेवलपमेंट कौन करता है, रूट प्रिमोडिया करता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया होगा, सेट रूट यहाँ पे है तो निचला पार्ट है, क्योंकि यही क्या है, ये जो सेट हम प्लांटिंग किए थे, ठीक है, एक मिनट, तो जो प्लांटिंग किए थे, अब यही देखिए बेसल नोड है, क्या है, ये बेसल नोड है कि नहीं, गांठें बनी है कि नहीं, और इसी गांठे से देखिए रूट निकल रही है कि नहीं, इसी रूट को क्या कहते हैं, सूट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूट रूट कहते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे तना की। किसकी बात, तना की। देखिए जो तना का डेवलपमेंट हुआ कैसे हुआ जरा देखते हैं। देखिए यहां पे ये तना है, एक मिनट, ये तना है कि नहीं, ये तना है, तनों पे ऐसे गांठें पाई जाती हैं। तो तनों का निर्माण जो होता है नोड और इंटर नोड से होता है। नोड क्या होती है, गांठ, जो गन्ने की गांठ होती है उसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो गांठ के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो यही नोड और इंटर नोड मिलके क्या बनाते हैं, स्टेम बनाते हैं। अब बात करोगे सर जी कैसे इंटर नोड बन जाता है, वो सब का भी प्रोसेस है, क्योंकि ये नोड के ऊपर ग्रोथ रिंग पाए जाते हैं। ग्रोथ रिंग के अंदर सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होगा एक सेल दूसरे सेल का निर्माण करेंगे, तो ऐसे वो नोड और इंटर नोड बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो एक गन्ने में कितने कल्ले पैदा करने की क्षमता होती है, तो कितना होती है, 20 से 40। गन्ने के तने पर कलिकाएं उपस्थित रहती हैं, नोड के विपरीत एकांतर में। अब ये कहोगे नोड के विपरीत, हाँ सर, देखिए जैसे स्टेम होता है, नोड होता है, देखिए एक आई इधर पाई जाएगी, दूसरी इधर पाई जाएगी, तीसरी इधर पाई जाएगी। अल्टरनेट होते हैं अपोजिट साइड। बात ऐसे समझ लो, अल्टरनेट हुए कि नहीं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो एक दूसरे के विपरीत साइड में पाए जाते हैं। देखिए जब आप सेट को आप ऐसे रोपते हो तो आई ऐसे ऊपर नहीं होती, बगल में आई होती। कहाँ होती, बगल में आई होती है। तो बगल में आई होगी, एक इधर होगी एक इधर होगी। बात समझे कि नहीं, अल्टरनेट होते हैं अपोजिट साइड पे, ऐसे पूछा जाता है। देखिए आप इसमें एक सेट दिख रहा होगा, आप एक आई यहां है, एक यहां है, एक यहां है, लेकिन नोड ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। इस नोड पर देखिए आई नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इस नोड का आई उसके पीछे साइड पे है, वो दिख नहीं रहा। तो आप समझ गए होंगे अपोजिट साइड आई पाई जाती हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया एक एक करके समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो जो चीज ना समझ में आए आप जरूर मैसेज करिएगा, क्योंकि तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। और बीच बीच में अगर ना चैनल को शेयर किए हो तो शेयर कर दो, जो लाइक ना किए हो लाइक करें, और जो सब्सक्राइब ना किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। इतनी सारी चीजें आप करते रहोगे तो हमें भी अच्छा लगता रहेगा। ठीक है, और आपको करने में बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे पत्ती की। किसकी बात करेंगे, पत्ती की बात करेंगे। ये भी अच्छा टॉपिक है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो एक एक करके हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए पत्ते की बात करेंगे। एक क्या होता है, गन्ने का पौधा होता है कि नहीं, इसी नोड पर पत्तियां निकली होती हैं। इसी नोड पर पत्तियां देखिए ऐसे ऐसे लगी रहती हैं कि नहीं। देखिए आप गन्ने की जब हार्वेस्टिंग करते होंगे या करवाए होंगे, आप देखते होंगे उसकी पत्तियों को ऐसे पकड़ के निकाला जाता है। तो पत्ती का कुछ भाग क्या करता है, इसी स्टेम से अटैच होता है। जो स्टेम से अटैच होता है ना, उसको क्या कहते हैं, लीफ सीथ कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, लीफ सीथ कहते हैं। ठीक है, और जो पार्ट हवा में लहर रहा है या हवा में झूल रहा है उसको क्या कहेंगे, लीफ ब्लेड कहेंगे। क्या कहेंगे, लीफ ब्लेड कहेंगे। तो मेनली ऐसे किसी भी पत्ती में 4 पार्ट होते हैं, जैसे गेहूं, धान, ये सब में 4 पार्ट होते हैं, 2 नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़े लेवल की बात हो जाती। बस आप 2 याद रख लीजिए कि एक लीफ ब्लेड होता है, एक लीफ सीथ होता है। लीफ सीथ किसको कहते हैं, जो गन्ने से अटैच होता है, और जो एरियल पार्ट में होता है जो झूलता रहता है वो क्या कहते हैं, सीफ ब्लेड कहते हैं। और देखे होंगे गन्ने का एक जो
स्टेम से अटैच है, एक हवा में झूल रहा, एक जगह अटैच होती है ना, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्लेड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड पॉइंट कहते हैं। तो गन्ने का दो चीज आप समझ गए कि लीफ ब्लेड क्या होता है, लीफ सीध क्या होता है। लीफ सीध बोलेंगे जो गन्ने से अटैच है, जो हवा में लहर रहा है, वो क्या होगा? लीफ ब्लेड होगा। ठीक है। और औसतन पत्तियां कितनी पाई जाती हैं? पाई जाती हैं 8 से 10। कहोगे सर जी हम तो गन्ने में बहुत सारी पत्तियां देखे हैं, आप 8 से 10 ही बता रहे हो। देखिए दो चीज है भाई, पत्तियों का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो एक गन्ने के पौधे में 8 से 10 पत्तियां सफिशिएंट होती हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी 8 से 10 पत्तियों के अलावा जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, ऊपर से लेंगे, ऊपर से अगर 8 से 10 पत्तियां जो होंगी उसी को ट्रू लीफ कहेंगे। बाकी क्या कहेंगे? ट्रेस लीफ कहते हैं। बाकी पत्तियों को कौन सी लीफ कहते हैं? ट्रेस लीफ कहते हैं। आगे चल के अभी हम बताएंगे डी ट्रेसिंग क्या होता है, ट्रेसिंग लीफ क्या होती है, इस चीजें बताएंगे। तो इसको हम फील्ड से बाहर करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? डी ट्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। तो 8 से 10 पत्तियां फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट होती हैं और बाकी पत्तियों को क्या कहते हैं? ट्रेस लीफ कहते हैं। ठीक है। इसमें समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है, मोनोकाट होता है, C4 होता है। मैंने सारी चीजें बता दी थी, मोनोकाट क्या होता है, C3 C4 क्या होता है, इसमें एक कार्बन की साइकिल एक्स्ट्रा चलती है। ये सब चीजें मैंने आपको बता चुका है जब गेहूं पढ़ाया था। अगर आपको ना पता हो तो गेहूं वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है। बाकी C4 गन्ना होता है, इसमें समांतर सिरा विन्यास पाई जाती है, एक बीज पत्री होती है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए पुष्क्रम की बात करेंगे। देखिए पुष्क्रम की बात करेंगे तो पुष्क्रम को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। इस एरो के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। एरोइंग कब होती है? फरवरी में होती है। कब होती है? फरवरी में होती है। देखिए एरो का एक फिगर यहाँ पे लगा भी है। देखिए जब एरोइंग हो जाती है तो एरोइंग होने से सुक्रोज परसेंटेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब गन्ने में एरोइंग होती है शुगर परसेंटेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है। और कब होती है? फरवरी में होती है। ठीक है। देखिए जिसमें एरोइंग हो जाती है उस गन्ने को यूज नहीं करते हैं। किसमें? प्लांटिंग के लिए, बुआई के लिए। ये भी आप समझ जाइएगा। तो एरोइंग हुए गन्ने को हम बुवाई के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे गन्ने का वर्गीकरण। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, कहीं भी स्पीसीज अगर किसी की बोटेनिकल नेम में लग जाए तो समझना इसके और कई स्पीसीज होंगे। तो गन्ने के एक एक स्पीसीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, जिसके बारे में हमें आपको पढ़ना है और जिसमें शुगर परसेंटेज या जूस परसेंटेज मैक्सिमम होता है, वो यही गन्ना है जिसको क्या बोलते हैं? सैकेरम ऑफिसिनेरम। इसको नोबलीकृत गन्ना बोलते हैं, नोबलाइज्ड केन बोलते हैं, ट्रॉपिकल केन बोलते हैं। लिख लेना सारा, नोबलीकृत या नोबलाइज्ड केन, ट्रॉपिकल केन, जूसी केन सब बोलते हैं। लो फाइबर कंटेंट इसमें पाया जाता है, मतलब फाइबर परसेंटेज इसमें सबसे कम पाया जाता है, शुगर परसेंटेज सबसे ज्यादा पाया जाता है, जूसी केन बोला जाता है, मोटा गन्ना बोला जाता है, थिक केन इसको बोला जाता है। ये सब इसके कॉमन नेम है। तो ये जो डेवलप किया गया था, किससे डेवलप किया गया था? सैकेरम स्पॉन्टेनियस और सैकेरम बारबेरी से। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है क्या कि सैकेरम स्पॉन्टेनियस क्या है? ये वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली गन्ना है। और सैकेरम बारबेरी कैसा है? इंडियन केन है। कैसा है? इंडियन केन है। तो दोनों को क्रॉस करके सैकेरम ऑफिसिनेरम बनाया गया था। ये चीजें पूछी जाती है कि जैसे एक चीज और जो पूछी जाती देखो उसको, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में कोई ए वैरायटी डेवलप की गई। ठीक है। कोई ए वैरायटी डेवलप की गई किसके क्रॉस से? B/C से। तो बी से कौन सा कैरेक्टर लिया गया होगा? फीमेल। और सी से कौन लिया गया होगा? मेल। यही ह्यूमन के केस में क्या होता है?
पहले मेल लिया जाता है फिर फीमेल लिया जाता है, तो दोनों को क्रॉस करके कोई एक वेराइटी बना दी जाती है। तो यहाँ पे सैकेरम स्पॉन्टेनियस से फीमेल कैरेक्टर लिया गया था और सैकेरम बारबेरी से मेल कैरेक्टर लिया गया था। दोनों को क्रॉस करके क्या बना दिया गया था, सैकेरम ऑफिसिनेरम। इसका टूयन कितना होता, 80 होता। उत्पत्ति स्थान क्या है, न्यू गियाना। इसका पौधा कैसा होता, छोटा होता, रसीला होता है। इसमें शर्करा की मात्रा क्या होती, अधिक होती। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे सैकेरम बारबेरी के। तो सैकेरम बारबेरी का जो टूयन होता है, अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो वहां पे आप क्या कर दीजिएगा, 82। कितना कर दीजिएगा, 82। अगर रेशियो में है तो 42 to 124। इसे भारतीय गन्ना कहते हैं। यह गन्ना होता है छोटा तथा पतला, तो छोटा तथा पतला होता है, तो थिन केनिन इसको बोलते हैं। इसमें शुगर परसेंटेज कम होता है, इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, फाइबर परसेंटेज ज्यादा होता है, इसी वजह से इसको भारतीय गन्ना बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बोटेनिकल नेम कि भारतीय गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सैकेरम बारबेरी होगा। क्या होगा, सैकेरम बारबेरी। देखिए सैकेरम साइनेंसिस की बात करेंगे, इसका टूयन कितना होता है, 18 होता है। और देखिए ये कहां पे इसकी खेती होती है, चाइना में होती है। इस जात का पौधा कैसा होता है, लंबा और पतला होता है। कैसा होता है, लंबा और पतला होता है। देखिए सैकेरम स्पॉन्टेनियस और सैकेरम रोबस्टम, ये भी दो गन्ने की स्पीसीज है, लेकिन इसका यूज जो किया जाता है, किस में किया जाता है, रिसर्च सेंटर में किया जाता है। जब वैरायटी नई नई डेवलप करोगे तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। ये दोनों वाइल्ड स्पीसीज हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है गन्ने की कौन सी स्पीसीज वाइल्ड होती है, तो आप क्या कहोगे, सैकेरम स्पॉन्टेनियस और सैकेरम रोबस्टम। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। इसका उपयोग कहां किया जाता है, रिसर्च सेंटर या वैरायटी डेवलप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु की बात करेंगे तो गन्ने के लिए सर्वोत्तम जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय होती। कैसे होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। लंबी अवधि तथा गर्म तथा नम मौसम सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए गन्ने की खेती लगभग साल भर होती है, मतलब साल भर ये ग्रोथ करता रहता है कि नहीं। तो इस वजह से अब साल भर की बात आएगी, वहां पे ठंडी भी आएगी, वहां पे गर्मी भी आएगी, वहां पे बारिश भी आएगी कि नहीं। लेकिन जो गन्ना सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है, सबसे ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, वो किस सीजन में करता है, नम सीजन में करता है, जब बारिश होती है। जैसे मान लीजिए फरवरी में हम गन्ने की सोइंग कर दिए, ठीक है, 2 महीने में वो जर्मिनेट करता है। 2 महीने के बाद जून जुलाई आएगा तो उसी समय वो ग्रांड फेस आएगी। तो क्या करेगा, ग्रांड फेस मतलब समझते हो ना, कि अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को वो बढ़ा रही है। तो इस वजह से नम मौसम में गन्ना अपने ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाता है। और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होती है, 150 से 250 सेंटीमीटर, 1500 से 2500 यम पानी की जरूरत होती है गन्ने की खेती करने में। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे आगे उन्नत किस्मों की। किसकी बात करेंगे, उन्नत किस्मों की। चलिए एक एक करके देखते हैं। उन्नत किस्मों की बात करेंगे तो भारत में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, टीएस वेंकटन रमन साहब। इन्होंने इंटर स्पेसिफिक के माध्यम से एक संकर किस्म की खोज की थी। उस किस्म का क्या नाम था, कोयम्बटूर 205। अब कहोगे सर जी इंटर स्पेसिफिक क्या होता है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक होता है, एक इंटर स्पेसिफिक होता है। इंटर स्पेसिफिक मतलब अलग अलग स्पीसीज, और इंट्रा मतलब सेम स्पीसीज की डिफरेंट वेराइटी। बात समझे कि नहीं, अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस करके कोई वेराइटी आप डेवलप कर रहे हो, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वेराइटी कहलाती है। कहां पे इन्होंने किया था, एसबीआई में किया था। एसबीआई मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में किया था। कहां पे है, कोयम्बटूर में। कब किए थे, 1912 में किए थे। तो देखिए एसबीआई के साथ साथ इसके 2 और रिसर्च सेंटर हैं, उसको याद रखिएगा। एक होता है आईआईएसआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, कहां पे है, लखनऊ में। एक एनएसआई, नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट, कहां पे है, कानपुर में है। ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसकी वैरायटी और है, आप याद कर लीजिएगा।
जो आपकी कोज 671 वैरायटी लिखी है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसको आश्चर्यजनक गन्ना कहते हैं, सुक्रोज परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। और एक वैरायटी लिख लीजिएगा कोयम्बटूर 1148, ठीक है, रैतून क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी होती है, इसमें बीमारी नहीं लगती है। तो अगर पूछा जाए ओवरऑल गन्ने की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो आप क्या कह सकते हो, कोयम्बटूर 1148। ये सब वैरायटी कहां से डेवलप हुई है, SBI से। कोई CO कहीं पे लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो कोयम्बटूर होगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करेंगे बुवाई के समय की। तो जैसे आपको पता है गन्ने की बुवाई तीनों ऋतुओं में की जाती है, कहने का मतलब खरीफ में भी, रबी में भी और मतलब स्प्रिंग में भी करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए जो बसंतकालीन गन्ना होता है इसको क्या बोलते हैं, एकसाली बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, एकसाली बोलते हैं। और एक होता है अर्धसाली। अर्धसाली किसको बोलते हैं, जो खरीफ सीजन में गन्ने की बुआई होती है। तो और एक आपका ऑटम सीजन है, शरदकालीन होता है। बस आप इतना याद रखिएगा कि शरदकालीन गन्ने की बुआई कब करते हैं और बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब करते हैं और वर्षाकालीन गन्ने की बुआई या अर्धसाली गन्ने की बुआई कब करते हैं, ठीक है। देखिए शरदकालीन अक्टूबर नवंबर याद रखिए, और बसंतकालीन फरवरी मार्च याद रखिए, और वर्षाकालीन कब करते हैं, जून जुलाई में करते हैं। इसी को अर्धसाली गन्ना कहते हैं। इसका जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है कितने दिन का होता है, 18 मंथ का होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसी का है, प्रोडक्शन नहीं, किसकी, क्या प्रोडक्टिविटी इसी का है। और इसकी खेती कहाँ पे होती है, मेनली दक्षिणी भारत में होती है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके सब लिखते जाना और समझते जाना। अब बात करेंगे बीज दर की, ठीक है। बीज दर की बात आएगी तो यहां पे कुछ चीजें आप लिख लीजिएगा। बीज दर की देखिए, बीज दर की बात हो रही है तो यहाँ पे 3 आंखें वाली की बात होगी। जो टुकड़ों की संख्या होगी कितनी होगी, 35 से 40 हजार टुकड़ा पर हेक्टेयर लगेगा। अगर क्विंटल में वजन करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 से 80 क्विंटल गन्ना टोटल लगता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे तो 3 आंख वाली की बात हुई, लेकिन अगर 2 आंख वाली गन्ना यूज करेंगे तब कितना होगा, 80,000 लिख लीजिएगा। अगर 1 आंख वाली की बात होगी तो कितना होगा, 1,20,000। ये भी बहुत पूछा जाता है, 1 आंख वाला गन्ना कितना लगेगा, 1,20,000, 2 आंख वाला 80,000, 3 आंख वाला 35 से 40,000, ठीक है। तो इतना पूछा जाता है। गन्ने की जो सेट यूज करते हैं, जो बोते हो, उसकी लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। किस गन्ने की बात होगी, ये 3 आंख वाले गन्ने की बात होगी। तो आप जानते हो 3 आंख का मतलब क्या होगा, ऐसे सेट होता है, 3 गांठें होती हैं, होती कि नहीं, इसी में 3 आंखें होती हैं। और आंखों की संख्या की बात करोगे तो 1 से 3 हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 और कम से कम 1। इतनी इतनी आंखें, इतनी कलिकाएं होती हैं, ठीक है। कहां पे होती, मैंने आपको बता दिया था, रूट प्रिमोडिया के बीच में होती हैं, ठीक है। भाई बोने से पहले उसको उपचार भी करते हैं, किससे, एमिसान से करते हैं। कहीं कहीं आप एगलाल बहुत पढ़ते हो, तो एगलाल अब बैन हो चुका है। अब आपको क्या पढ़ना है, एमिसान पढ़ना है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो बात करेंगे किसकी, बुआई की विधियां की, ठीक। जो गन्ने की बुआई की जाती है उनकी कौन कौन सी विधियां हैं, तो विधियां कई हैं जो आपके लिए हैं, आपके एग्जाम के लिए, उतना मैं आपको बता रहा हूं। पहला लिख लीजिएगा, क्या, समतल विधि, ठीक है। पहला क्या होगा, समतल विधि, ठीक। इसी को फ्लैट विधि भी कहते हैं, ठीक है। फ्लैट विधि क्या होती है, देखिए जो रो बनाते हैं, जिस रो में गन्ने की बुआई करते हैं, जो नाली टाइप का बनाते हैं, 2 नाली के बीच की दूरी कितनी होती है, लिख लीजिएगा 75 से 90 सेंटीमीटर। मतलब रो टू रो दूरी कितनी होगी, 75 से 90 सेंटीमीटर। इसी रो में क्या करेंगे, गन्ने की प्लांटिंग करते हैं कि नहीं। अब गन्ने की गहराई कितना रखते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर, किसमें, समतल में। तो कहने का मतलब जो फरो बनाते हैं, जो नाली बनाते हैं, नाली की गहराई कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी होती है। 2 नाली के बीच की दूरी कितनी होती है, 75 से 90 सेंटीमीटर होती है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरा विधि का नाम क्या है, लिख लीजिएगा, फरो विधि, ठीक है। फरो विधि, ठीक है। फरो विधि में क्या करते हैं,
फरो मतलब आप जानते होंगे, रिज्ड एंड फरो, नाली जो मेड़ी बनाई जाती, नाली बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो नालियों के बीच की दूरी क्या होती है, 75 से 80 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे जो गहराई 8 से 10 किए थे, यही गहराई थोड़ी और कर देते हैं। कितना कर देते हैं आप लिख लीजिएगा, 15 से 20 सेंटीमीटर कर देते हैं। यहाँ पे भी दो नालियां बनती हैं, एक डीप बनती है, एक सैलो बनती है। सैलो की बात करेंगे तो 10 से 15 और डीप की बात करेंगे तो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें क्या करेंगे, पानी फुल कर देते हैं नालियों में, और एक एक पैड देखिए वो लोकल लैंग्वेज निकली, एक एक सेट क्या करेंगे उसी पानी में डाल देंगे और पैरों से दबाते हुए आगे निकल जाते हैं। यही क्या होता है, फरोविद होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा है क्या, ट्रेंच विद, ये भी लिख लीजिएगा। ट्रेंच विद क्या होती है, यहां पे भी दो ट्रेंच, दो नालियों के बीच की दूरी क्या होती है, 75 से 90 सेंटीमीटर होती है। यहां पे ट्रेंच की गहराई थोड़ी ज्यादा करते हैं, कितना कर देते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर कर देते हैं। कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 30 से 35 भी मिलेगा तो गलत वाली बात नहीं है। इतनी गहरी नाली बनाते हैं और नालियों की चौड़ाई कितनी रखते हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ाई रखते हैं। कहने का मतलब 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली की, और दो नाली के बीच की दूरी कितनी होगी, 75 से 90 सेंटीमीटर होगी। अब समझ गए होंगे। इसमें गन्ने की सोइंग कैसे करते हैं देखिएगा। मान लीजिए ये हम ट्रेंच बना दिए, इसमें ऐसे सोइंग करते हैं। कैसे करते हैं, इस टाइप में सोइंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके, बात समझे कि नहीं, ऐसे करके सोइंग करते हैं। तो ट्रेंच विद का यूज सबसे ज्यादा कहां पे किया जाता है, समुद्री किनारों पे किया जाता है, कोस्टल एरियाज में किया जाता है। तो बहुत पूछा जाता है, ट्रेंच विद का यूज सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, कोस्टल एरियाज में की जाती है। एक विद और होती है क्या, एसटीपी। एसटीपी विद क्या होती है, इसके बारे में आप लिखते चलिएगा। एसटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, स्पेस्ड ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक मेथड। कुछ स्पेस्ड ट्रांसप्लांटिंग हो गया एसटीपी। आगे आप टेक्निक भी लिख सकते हो, मेथड भी लिख सकते हो। इसका खोज कहां पे हुआ था, इसका खोज हुआ था IISR में। IISR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। कहां पे है, लखनऊ में। तो इसका यूज कैसे किया गया था, अब इस पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, गन्ने की प्लांटिंग नहीं करते हैं, गन्ने की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब कहोगे कि प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग में डिफरेंट क्या होता है। देखिए जब किसी चीज की रोपाई करोगे, रोपाई कब करोगे, जब उसकी नर्सरी डालोगे। नर्सरी डालने के बाद उसके जो पौधा तैयार होता है, नया पौधा तैयार होता है, उसके ले जाके हम फील्ड में रोपाई करते हैं, इसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। प्लांटिंग क्या होता है, जब प्लांट का कोई भी भाग काट के डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, इसको प्लांटिंग कहते हैं। ठीक है, तो गन्ने का भाई डायरेक्ट पार्ट लगा रहे थे नहीं अब तक, तो क्या हुआ, प्लांटिंग। लेकिन अब क्या करेंगे, 50 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, 600 से 800 गांठ ले लेते हैं। जो जिस गांठ पे आई होती उस गांठ को ले लेंगे, इसकी नर्सरी डाल देंगे। क्या करेंगे, इसकी नर्सरी डाल देंगे। जैसे राइस की नर्सरी डालते हो ऐसे नर्सरी डाल दिए। नर्सरी डालने के लगभग 30 दिन बाद, ठीक है, कितने, 30 दिन बाद इसको हम फील्ड में ले जाकर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग के टाइम 3 से 4 पत्तियां उसमें होना जरूरी है। तो पूछा जाता है कि 3 to 4 लीफ स्टेज पर हम प्लांटिंग करते हैं लगभग 1 महीने बाद, नर्सरी डालने के 1 महीने बाद। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसका यूज सबसे ज्यादा, या इसका खोज सबसे कहां पे सबसे पहले किया गया, लखनऊ में किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या था मैंने बता दिया। तो पूछा जाता है यही कि कितने टुकड़े लेते हैं, कितने दिन बाद करते हैं। ठीक है, एक होता है रिंग पिट मेथड। क्या, रिंग पिट मेथड। इसमें क्या होता है, इसका यूज सबसे पहले कहां करते हैं, बलुई मृदा में सबसे ज्यादा करते हैं, या हिली एरियाज में करते हैं।
ये कैसे अडॉप्ट करते हैं, गड्ढा बना देते हैं, रिंग कलर का, रिंग टाइप का गड्ढा बना देते हैं। तो उस गड्ढे में जो सेट होता है हम गड्ढे में फैला देते हैं। गड्ढे की चौड़ाई कितना रखते हैं आप लिख लीजिएगा 90 सेंटीमीटर। कितना रखते हैं, 90 सेंटीमीटर रखते हैं। दो गड्ढों के बीच की दूरी कितना रखते हैं, 120 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना, 120 सेंटीमीटर रखते हैं। तो गड्ढा बनाकर उसमें जो सेट होता है चारों तरफ फैलाकर बुआई की जाती है। मेनली सैंडी सॉइल में और हिली एरियाज में रिंग पिट मेथड का यूज होता है। एक पार्था वीड होती है, उसको नहीं बताएंगे। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे आगे। अब तो एक एक भैया आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। जो ना आए कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। हमारा नंबर है वो आपके पास है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। ठीक है, देखिए खाद एवं उर्वरक की बात करेंगे। पहले दोनों में डिफरेंट आपको समझना चाहिए। डिफरेंट मैंने आपको गेहूं की क्रॉप में बता चुका हूं, उसको एक बार फिर से देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। FYM क्या होता, फार्म यार्ड मैन्योर, जो घर की गोबर की खाद होती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 0.5। तो पूछा जाता है कि नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 58, 54, 58। ठीक है, कहने का मतलब 0.5, 0.25, 0.5। ए हो गया नाइट्रोजन, ए हो गया फास्फोरस, ए हो गया पोटास। तो ये चीजें पूछी जाती है, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा कि पूछा जाता है कि FYM में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो एक एक करके अभी आपको बताते हैं। अब बात करेंगे किसका, यूरिया और फास्फोरस और पोटास की। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करेंगे। यूरिया का सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है, सॉरी नाइट्रोजन का सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है, यूरिया है। ठीक है, ये भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो यूरिया देके नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन कितना देते हैं, फास्फोरस इतना देते हैं और पोटास इतना देते हैं। सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नाइट्रोजन की यूज सबसे ज्यादा कर दोगे या नाइट्रोजन का यूज ज्यादा करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया उसकी सुक्रोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगी। ये भी आप समझ गए। ठीक है, और देखिए जो आपका ये के है, पोटेशियम है, तो पूछा जाता है पोटेशियम का काम क्या होता है। जो शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है, ऊपर नीचे शुगर आता जाता है उसके सेट में, तो किसकी वजह से होता है, इसी पोटेशियम की वजह से होता है। ठीक है, और भारतीय मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है, आप भी जानते हो कितना परसेंट, लगभग 50% मृदाओं पे जिंक की कमी पाई जाती है। अगर गन्ने के खेत में जहां पे खेती कर रहे हो उस खेत में अगर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट लगभग 20 से 25 kg डाल के उस कमी को दूर कर सकते हो। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि इसमें कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर की बात आएगी तो आप लिख लीजिएगा एजोटो वेक्टर। क्या यूज करते हैं, एजोटो वेक्टर। सिंचाई एवं जल निकास की बात करेंगे तो देखिए सिंचाई की बात करेंगे, सिंचाई के लिए जानते हो पानी चाहिए, और पूरे उसके जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितनी पानी की जरूरत होती, लगभग 1500 से 2500 यम पर हेक्टेयर। ठीक है, जो पानी देते हैं किस किस स्टेज पे देते हैं, गन्ने की मोस्टली कितनी स्टेज है, 4 हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला जर्मिनेशन स्टेज, दूसरा फॉर्मेटिव स्टेज, तीसरा ग्रांड स्टेज और चौथा क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज। ये 4 स्टेज होते हैं। तो पहला जर्मिनेशन स्टेज, दूसरा फॉर्मेटिव, तीसरा ग्रांड, चौथा मैच्योरिटी। तो जर्मिनेशन स्टेज कितने दिन तक रहती है, 0 से 60 दिन तक रहती है। और फॉर्मेटिव स्टेज कितने दिन तक रहती है, 60 से 130 दिन तक रहती है। और ग्रांड स्टेज कितने दिन तक रहती है, 130 से 250। और मैच्योरिटी स्टेज कितने दिन तक रहती है, 250 से 350। तो 1 साल में गन्ने की खेती कंप्लीट हो जाती है। तो पूछा जाता है कि गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है, दूसरी वाली फॉर्मेटिव स्टेज। इस स्टेज पर कल्ले निकलते हैं, तो यहाँ पे पानी का रहना या
मॉइस्चर का रहना बहुत जरूरी है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव स्टेज बोलते हैं। लेकिन किस स्टेज में गन्ना सबसे ज्यादा पानी लेता है, तो किस स्टेज में लेता है, ग्रांड फेस में लेता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो उसी समय ये अपना वेजिटेटिव ग्रोथ रखता है, सबसे ज्यादा करता है, इसी वजह से उस टाइम पानी सबसे ज्यादा लेता है। जैसे एक बच्चा ले लो, एक आदमी, जैसे हम तो बड़े हो गए, एक छोटा बच्चा ले लो साल 6 महीने का, पानी की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होगी, उस बच्चे की होगी। प्यास लगेगी, हम 2-4 घंटा झेल सकते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं झेल सकता। लेकिन अगर बात आएगी कि बच्चा पानी सबसे ज्यादा पी रहा है कि हम पानी सबसे ज्यादा पी रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए पानी कौन सबसे ज्यादा पिएगा, हम पिएंगे। हम 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पी जाते हैं, बच्चा ज्यादा ज्यादा आधा लीटर 1 लीटर पिएगा कि नहीं। तो पानी की जरूरत उस बच्चे को सबसे ज्यादा थी, लेकिन सबसे ज्यादा पानी वो यूज नहीं करता है। सबसे ज्यादा पानी कौन यूज करता है, हम करते हैं। ऐसे गन्ने के केस की बात करोगे, पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है फॉर्मेटिव स्टेज पे, लेकिन सबसे ज्यादा पानी किस स्टेज में यूज होता है, वो कौन सा स्टेज है, ग्रांड स्टेज है। ठीक है, चलिए और देखिए यहां पे लिखा है कि शीतकालीन गन्ने में 15 दिन के अंतराल पर और बसंतकालीन गन्ने या गर्मी वाले गन्ने में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। तो शरतकालीन गन्ने में लगभग 7 सिंचाई देते हैं और बसंतकालीन गन्ने में लगभग 6 सिंचाई देते हैं। आप कहोगे सर जी यहाँ पे क्यों पानी ज्यादा दे रहे हैं, यहाँ पे पानी कम दे रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब कर रहे हैं, मार्च अप्रैल, और जून से जुलाई से बारिश हो जाती है कि नहीं, तो वहां पे पानी की सिंचाई की व्यवस्था कम करनी पड़ती है। और शरतकालीन में क्या है, अक्टूबर नवंबर में सोइंग कर दी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे 3-4 महीना 5 महीना आपको झेलना पड़ेगा। जब मॉइस्चर की कमी होगी तो आप क्या करोगे, सिंचाई करोगे कि नहीं, तभी यहाँ पे एक सिंचाई ज्यादा की जाती है। तो इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे गन्ने से जुड़ी हुई कुछ टर्म है, जैसे अंधी गुड़ाई हो गई, क्या अंधी गुड़ाई हो गई, मिट्टी चढ़ाना, टाइंग, रैपिंग, प्रोपिंग और ट्रेसिंग। एक एक करके देख लेते हैं। अंधी गुड़ाई क्यों जरूरी होता है? देखिए गन्ने में बहुत अच्छा टर्म है, बहुत जरूरी होता है। क्या अंधी गुड़ाई क्यों होता है, बता रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जर्मिनेशन इसमें 60 दिन तक, लगभग 2 महीना तक जर्मिनेशन होता है। किसी कारणवश मान लीजिए बारिश हो गई या किसी कारणवश से उसमें पपड़ी बन गई, मतलब एक लेयर बन जाती है, वो क्या करता है, जर्मिनेशन नहीं होने देता है। उस पपड़ी को तोड़ने के लिए या वीड कंट्रोल को कम करने के लिए, वीड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अंधी गुड़ाई करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्लाइंड होइंग कहते हैं। तो ब्लाइंड होइंग करते कब है, तो आप लिख लीजिएगा 3 to 4 वीक आफ्टर सोइंग। बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद हम क्या करते हैं, अंधी गुड़ाई करते हैं। मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग। पूछा जाता है मिट्टी किस गन्ने में चढ़ाई जाती है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, अगर समतल विधि से गन्ने की बुआई किए हो, किसमें, समतल विधि से गन्ने की बुआई किए हो, तो वहां पे मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हो 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी हम उसकी सोइंग किए थे। अब जब गन्ना बड़ा होगा, आंधी तूफान आएगी, पानी बरसेगा, तूफान आएगा, तो गन्ना हमारा गिरने का डर होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, फ्लैट बेड से या समतल विधि से जो जहां पे गन्ने की बुआई किए हैं वहां पे मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं। और कब करते हैं, जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, उससे वाटर लॉगिंग कंडीशन भी नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि अब नाली बना देंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो सीधी सी बात है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन भी नहीं होगा। टाइंग क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। टाइंग मतलब गन्ने को बांधना। कब बांधा जाता है, अगस्त में बांधा जाता है। ठीक है, और गन्ने की हाइट कितनी हो जानी चाहिए तब टाइंग करते हैं। लगभग 2 मीटर से ज्यादा जब गन्ने की हाइट होती है तभी टाइंग करना चाहिए। छोटे गन्ने में थोड़ो कर दोगे। जब गन्ने की हाइट 2 मीटर से ज्यादा होगी तो हम क्या करते हैं, टाइंग करते हैं। टाइंग कब करते हैं, अगस्त में करते हैं। रैपिंग क्या होता है, रैपिंग, प्रोपिंग और टाइंग तीनों एक जैसा है। बांधने का प्रोसेस सब है, लेकिन अलग अलग तरीके से बांधा जाता है। कहीं कहीं ऐसा किया जाता है
कि जैसे एक रो ए हो गया, दूसरी रो ए हो गई, इस रो का गन्ना इस रो का गन्ना, ऊपर पत्तियां बांध देते हैं। कहीं कहीं ऐसा करते हैं कि आसपास के 5 गन्ने को लिए उसकी पत्तियों को रैप कर दिए, मतलब रैपिंग हो गई। प्रोपिंग मतलब सहारा देना। तो बात एक ही होती है। एक आ गया ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग। डी ट्रेसिंग, ट्रेसिंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था 8 से 10 पत्तियों को छोड़कर, ऊपर से 8 से 10 पत्तियों को छोड़कर बाकी पत्तियों को खेत से बाहर करना क्या कहलाता है? डी ट्रेसिंग कहलाता है। इससे क्या होता है डी ट्रेसिंग से? भाई 8 से 10 पत्तियों के अलावा जो पत्तियां हैं वो क्या करेंगी? पौधे से पानी लेंगी, पौधे से न्यूट्रिएंट लेंगी, पौधे का स्पेस कवर करके रखेंगे। तो उससे इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? गन्ने के ऊपर पड़ेगा। हम उसको क्या करेंगे? खेत से बाहर कर देंगे तो वो न्यूट्रिएंट पानी कौन लेगा? हमारी मेन स्टेम लेगी, मेन लीफ लेगी, उससे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जो फालतू की पत्तियां उसको खेत से बाहर करना क्या कहलाता है? डी ट्रेसिंग कहलाता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रोग की। किसकी बात करेंगे? रोग की बात करेंगे। देखिए रोग में यहाँ पे बताने लायक बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि आपका छोटा एग्जाम है तो छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। रोग में यही पूछा जाएगा कितना प्रतिशत तक लाभ होता है? तो लगभग रोग से 25 से 50% तक हानि होता है। ठीक है। और मेन रोग कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? लाल सड़न, मतलब आप क्या कहोगे? रेड रॉट बीमारी सबसे मेन बीमारी इसकी होती है। किससे होती है? वो फंगस मतलब कवक से होता है। उस कवक का क्या नाम है? कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम है। एक उकठा बीमारी होती है, भी कवक के द्वारा होती है। उस कवक का क्या नाम है? फ्यूजेरियम सेरेकाई। ठीक है। और देखिए इसकी एक बीमारी ये भी, रेड रॉट और रेड स्ट्रिप में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रेड स्ट्रिप लाल धारी, जब गन्ना आप चूसते हो देखिए उसी में लाल कलर की धारी बनी रहती है। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? और इसका मेन सिम्टम्स कहां आता? पत्तियों पे आता है। पत्तियों का क्लोरोफिल एकदम नष्ट कर देता है। फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि रेड स्ट्रिप में किसका लॉस होता है? क्लोरोफिल का लॉस होता है। तो ये किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? जेंथोमोनास रूब्रिलाइनेंसिस। ठीक है। अनानास या पाइनएप्पल डिजीज की बात आएगी, ये भी फंगस से होता है। और देखिए ये रूट स्टैंटिंग और ग्रासी सूट बीमारी होती है। ये बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। और किसमें लगती है? रैतून क्रॉप में लगती है। रैतून आप समझते होंगे, जो गन्ने से दूसरी फसल ले लेते हैं, कटाई करने के बाद उसी फसल से दूसरी फसल लेना क्या कहलाती है? रैतून। तो ये दोनों बीमारी उसमें लगती हैं। कौन सी? ग्रासी सूट और रैतून स्टैंटिंग। इतना आप समझ गए होंगे। एक बीमारी और लगती है, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, लिख लीजिएगा। उसका नाम क्या है? पहला ब्लाइट। पहला ब्लाइट। तो पहला ब्लाइट किसकी वजह से लगती है? MN की वजह से, मैग्नीज की वजह से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंसेक्ट की बात करेंगे। देखिए दीमक होता है। दीमक आप जानते हो टर्माइट बोलते हैं, ओडोंटोटर्मस ओबेसस। इसका जो प्रमुख इंसेक्ट है उसका नाम क्या है? टॉप सूट बोरर। क्या है? टॉप सूट बोरर। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, यही पूछा जाएगा। गन्ने का प्रमुख कीट है तो आप क्या कहोगे? टॉप सूट बोरर। इसका एक इंसेक्ट और होता है पायरिल्ला। पायरिल्ला का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। तो ये भी पूछा जाता है, पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। तो ये इसमें नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा, याद आया हम बता दिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे गन्ने के रस में चीनी की मात्रा। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा देखना है, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर एक यंत्र होता है, उससे बिक्स रीडिंग ली जाती है। TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड की रीडिंग ली जाती है। तो कितना होना चाहिए? 17 से 18% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 से 18% होना चाहिए। एक मिनट, कितना होना चाहिए? 17 से 18% होना चाहिए। ठीक है। देखिए जो गन्ना होता है, गन्ने के मिडिल पार्ट में क्या करते हैं? ऐसे हम अटैच करेंगे, उसमें उसके अंदर घुसा देंगे किसको? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर की। तो वहां पे रीडिंग जब अगर 17 से 18 आ जाएगी तो हम समझेंगे कि हमारा गन्ना मैच्योर है।
ठीक है। तो पूछा जाता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर गन्ने के किस भाग में यूज करते हैं, मिडिल भाग में यूज करते हैं, ठीक है। इससे गन्ने की मैच्योरिटी चेक की जाती है। और फेहलिंग घोल से भी कर सकते हैं। फेहलिंग घोल से क्या करोगे, ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात की जाती है। ग्लूकोज की मात्रा किससे कम नहीं होनी चाहिए, 5%, 0.5% से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम जानेंगे कि गन्ना हमारा मैच्योर नहीं है। तो ग्लूकोज किस गन्ने में ज्यादा पाया जाता है, न्यू गन्ने में ज्यादा पाया जाता है। गन्ने के किस भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी वजह से गन्ने का ऊपरी भाग बोने में यूज किया जाता है, 1/3। पूछा जाता है कि गन्ने का कितना भाग बोने में यूज करते हैं, 1/3। मतलब अगर गन्ने की हाइट 3 मीटर है तो ऊपर का 1 मीटर हम यूज करेंगे बोने में। क्यों, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजनस घुलनशील पदार्थ वहां पे ज्यादा होते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज वो फास्ट करते हैं, ठीक है। जहां पे शुगर परसेंटेज ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, जर्मिनेशन कम होगा। इसी वजह से गन्ने का निचला भाग नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे गन्ने की उपज की। गन्ने की उपज की बात करेंगे तो इसको याद कर लीजिए, यहां कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है। तो एक चीज और यहां पे पूछा जाता है, बर्निंग। तो गन्ने में बर्निंग एक टर्म आता है, क्यों किया जाता है। खड़ी फसल में आग लगाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बर्निंग। देखिए बर्निंग करने से ना सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, जल्दी से मैच्योरिटी आ जाती है, उसमें सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें पूछी जाती है, बर्निंग करने से सुक्रोज की मात्रा बढ़ती है। तो ठीक है, अर्धशाली गन्ने का उपज देख लीजिएगा। देखिए जो जूस निकालते हैं किससे निकालते हैं, या तो सख्त चालित कोल्हू से या बैल चालित कोल्हू से। दोनों का अनुपात यहां पे लिखा गया है, इसको याद रख लीजिएगा, परसेंटेज में है। आगे चलते हैं, 1 मिनट। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे गन्ने की पेड़ी, रैतून की बात करेंगे। रैतून क्या होता है, जब गन्ने की एक बार बुआई कर दी हो, कटाई करने के बाद अगर उसी से दूसरी फसल ले रहे हैं तो वही क्या कहलाती है, रैतून कहलाती है। रैतून की खेती कितनी बार ले सकते हैं, 1 से 2 बार ले सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से कॉमर्शियल के रूप से 1 बार लेते हैं। बात समझे कि नहीं। कौन सा गन्ना लेते हैं, पतला गन्ना, मोटा गन्ना, तो पतला गन्ना यूज करते हैं। अगर आपको रैतून कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए आपको पतला गन्ना लेना पड़ेगा, ठीक है। और कमर्शियली या व्यावसायिक रूप से 1 बार, नहीं तो 1 से 2 बार ले सकते हैं। और एक चीज और पूछा जाता है कि नाइट्रोजन इसमें कितना देते हैं। नॉर्मल से 25% ज्यादा नाइट्रोजन इसमें दे देते हैं। अगर वहां पे 100 kg दे रहे हैं तो यहाँ पे 125 kg देना पड़ता है। रैतून में पहली सिंचाई कब करते हैं, बुआई के 45 से 50 दिन बाद, कटाई के 45 से 50 दिन बाद पहली सिंचाई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रैतून लेने के लिए जो गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं कितने सेंटीमीटर ऊंचे पे करते हैं, तो सॉइल सरफेस से 3 to 5 सेंटीमीटर, कितना, 3 to 5 सेंटीमीटर। ये भी खूब पूछा जाता है। जब गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं तो 3 से 5 सेंटीमीटर छोड़ के काटते हैं, क्योंकि तब जाके वहां पे टिलरिंग अच्छी होगी। यही सब क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, तो आप सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। जितना मैं बताया वही यहाँ पे है। 2 बीमारी इसकी प्रमुख होती, मैंने आपको बता दिया था, रूट स्टंटिंग, ठीक, और ग्रासी सूट। दोनों किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत हो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें थी गन्ने में, जो कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और बनता है, हम बता दे रहे हैं। देखिए कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हार्वेस्टिंग टाइम, किस समय गन्ने की कटाई करते हैं। गन्ने की कटाई जो करते हैं वो सबका अलग अलग है। जैसे आपको रैतून विधि से अगर रैतून के लिए खेती करना है, जैसे आपको पता है गन्ने की हार्वेस्टिंग करके हमें रैतून लेना है, तो लिख लीजिएगा रैतून के लिए हार्वेस्टिंग कब करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा अक्टूबर नवंबर में। क्या, अक्टूबर नवंबर में जो रैतून वाला गन्ना है उसकी हार्वेस्टिंग कब करेंगे, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और पूछा जाता है बसंतकालीन गन्ने की हार्वेस्टिंग कब करेंगे, बसंतकालीन गन्ने की हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च में करेंगे। और जो आपका ऑटम सीजन वाला है या बस शरतकालीन है उसका कब करेंगे, दिसंबर जनवरी में करेंगे। क्या करेंगे, दिसंबर जनवरी में करेंगे। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। 1-2 टर्म और आता है, आप लिख लीजिएगा कि जैसे पूछा जाता है गन्ने की मैच्योरिटी के लिए क्या
क्या चीज छिड़काव कर देते हैं, गन्ने की मैच्योरिटी जल्दी लाने के लिए ग्लाइफोसेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ग्लाइफोसेट डाल देते हैं। 2-3 टर्म आता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 2-3 टर्म की बात जो हम कर रहे हैं, चलिए लिख लीजिए। एक होता है क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग, ठीक है। एक होता है क्रॉप देखिए, क्रॉप लॉगिंग हो गया, क्रॉप लॉजिंग हो गया, ठीक है। एक एक करके समझ लेते हैं। तो क्रॉप लॉगिंग या क्रॉप लॉजिंग दोनों में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, क्रॉप लॉगिंग की बात करेंगे, किसकी? क्रॉप लॉजिंग की बात करेंगे। क्रॉप लॉजिंग और क्रॉप लॉगिंग, ठीक है, दोनों दो टर्म है। देखिए, जहां पे डबल जी आ जाए स्पेलिंग में, लॉजिंग, ठीक है, जहां पे डबल जी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट की स्टेटस को चेक किया गया। न्यूट्रिएंट की स्टेटस, उसके लीफ पे न्यूट्रिएंट का स्टेटस देखा गया, उसी को क्या कहते हैं? क्रॉप लॉजिंग कहते हैं। LOGGING वाला, ठीक है। इसके फादर कौन थे? क्लीमेंट साहब थे। कौन थे? HF क्लीमेंट कौन थे? क्लीमेंट साहब थे, ठीक है। और कहां पे इन्होंने खोजा था? हवाई में खोजा था। हवाई कहां पे है? अमेरिका में है। देखिए, और क्रॉप लॉगिंग का मतलब होता है एक वाटर लॉगिंग होता है। क्या होता है? वाटर लॉगिंग। तो मतलब डीजी जहां पे लगा रहेगा, डीजी पे जहां पे अगर क्रॉप की बात आएगी, तो अगर तूफान की वजह से, हवा की वजह से आपकी फसल गिर जा रही है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग कहते हैं, मतलब LODG। अगर वही क्रॉप की जगह वाटर हो जाए और LODG हो जाए, लॉगिंग हो जाए, उसका मतलब ये हो गया कि वाटर की वजह से अगर आपकी फसल गिर जा रही है, उसको क्या कहेंगे? वाटर लॉगिंग कहेंगे। ये 3-4 चीजें बहुत पूछी जाती हैं। वैसे और पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपके लिए बस इतना ही। बाकी ऑफलाइन जब बच्चा आएगा या बड़ी क्लास में, तो और अच्छे से और सारे क्वेश्चन इसमें जो बन सकते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो यूजी की तैयारी कर रहा बच्चा, उसके लिए इतना सफिशिएंट है। इतना पढ़ लोगे, आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी है। और भाई, आपसे बार बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट के माध्यम से अपना विचार जरूर व्यक्त करिए। उस कमेंट से हमें एक अलग एनर्जी आती है। भाई, गलत करोगे तो भी आएगी, तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अच्छा करोगे तो और अच्छा करूँगा। तो इतना है। बाकी आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ऐसे देते रहिए। ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप आ सकते हो कानपुर, बैचेज स्टार्ट हो गई हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आपके हिसाब से हमें करना है, जैसे आप लोग चाहोगे वैसे करूँगा। आप लोग ज़रूर अपना व्यू दीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।